हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए यूके ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मैं काफी लेकर के आ रही थी, या फिर जो बच्चे यूपी बेट का एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो उन दोनों के लिए ही ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट उसका क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 45 क्वेश्चन तक अकाउंटेंसी के आपके हो चुके हैं। आज हमारा 46 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पूरी एक सीरीज रहेगी कंबाइंड आपकी। इसमें अकाउंटेंसी के अलग आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग आएंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे अलग अलग सीरीज आती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन। राजस्व निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन मानक मान्यता से संबंधित है। AS1, AS9, AS10, AS2। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। लेखांकन मानक जिसे कहा जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेखांकन मानक जो है उनको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके बार बार रिपीट भी होते हैं, पूछे भी जाते हैं। जैसे AS6 बहुत पूछा जाता है, या फिर AS14 बहुत पूछा जाता है। ये डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हो जाता है आपका। या फिर AS14 जो है वो एकीकरण जो है, अमलमेशन, उससे रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, तो वो आपका AS9 हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन भी आपके इस पे आएंगे, तो वहाँ पर काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट सत्य अवधारणा ये मानती है द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडेफिनेटली, ऐसा अनिश्चित काल तक संचालित होता रहेगा। द बिजनेस विल बी सोल्ड सून, यह व्यवसाय जल्द ही बेच दिया जाएगा। द बिजनेस विल लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर, व्यवसाय निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा। या फिर द बिजनेस विल फेस सिग्निफिकेंट लॉसेस, व्यवसाय को महत्वपूर्ण नुकसान होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग का मीन्स क्या होता है, जा रहा है कुछ, यानी कि चलती जा रही है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो बिजनेस होता है कि लंबे समय तक, अनंत टाइम तक चलता रहेगा। तो वहां पर गोइंग कंसर्न में कौन सा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडेफिनेटली, व्यवसाय अनिश्चित काल तक संचालित होता रहेगा। हम ये मान के नहीं चलते हैं कि अभी करेंट ईयर में या 1 साल या 2 साल या 3 साल में वो समाप्त होगा। हम ये मान के चलते हैं कि आगे काफी लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो वो आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कन्वेंशन emphasize recording revenues only when they are certain and recording expenses as soon as they are anticipated। कौन सी लेखांकन परंपरा ये जोर देती है कि राजस्व को तभी हमें दिखाना चाहिए, दर्ज करना चाहिए, जब वे निश्चित होते हैं, और खर्चों को जितनी जल्दी हो सके दिखा देना चाहिए। यानी कि मीन्स कहने का यहाँ पर ये है कि राजस्व यानी कि आय जो होती है, आय को हम तब दिखाएं जब हमें पूरी तरह निश्चितता हो, सर्टेनिटी हो कि हाँ वो इनकम हमको होगी। और एक्सपेंसेस लेकिन जैसे ही हमको आइडिया लगे कि हाँ यहाँ पर एक्सपेंसेस हमारा हो सकता है, तो हमको उसको दिखा देना चाहिए। ये कौन से कॉन्सेप्ट में कहा गया है, कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद में, कंसिस्टेंसी निरंतरता में, मटेरिटी भौतिकता में, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता में। तो यहाँ पर ये वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, डी वाला। ये तीन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। वस्तुनिष्ठता कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनका एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, ना कि वो खुद में कोई कॉन्सेप्ट है। अब ये तीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विचारधारा है, जो रूढ़िवाद की विचारधारा है, जो कंजर्वेटिज्म है, वो मान के चलती है कि जो भी हमको आय हो सकती है, हो सकते कि बेस को हम उसको नोट नहीं करेंगे, जब वो सर्टेन होगी, पूरी तरह निश्चित होगी, तभी हम उसको दिखाएंगे। लेकिन जो भी एक्सपेंसेस हमारे निकट भविष्य में हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, जो भी दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं, उन सबको हम नोट कर लें, उन सब के लिए प्रावधान हम पहले से कर लें। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके अकाउंटेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते जरूर हैं। अभी करंट में ही जो आप लोग का यूपी में यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, ऑडिटर का, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो उसको ध्यान में रखकर ही मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प हो जाए और वो वैसे ही क्वेश्चन आपको मिले जिस आगे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मीन्स दैट, लेखांकन में निरंतरता का सिद्धांत का अर्थ है कि
द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। एक अवधि से दूसरी अवधि में समान लेखांकन विधियों का प्रयोग किया जाएगा या लागू की जाएंगी। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर इनकर्ड। सभी खर्चों को जैसे ही वे होते हैं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्मेट ईच ईयर। वित्तीय विवरणों को हर साल एक ही प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। वित्तीय विवरणों को मुद्रास्फीति के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है, जो निरंतरता का सिद्धांत है, तो यहाँ पर निरंतरता से क्या अर्थ हो जाता है? निरंतरता की मीनिंग यही होता है ना कि लगातार कोई चीज एक जैसी चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट एक जैसा होने की बात नहीं होती है। यहाँ पर क्या एक जैसा होता है कि जो मेथड आप अकाउंटिंग का यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, वो आपका अलग अलग पीरियड में चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कभी कभी बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं पॉइंट्स जो लिखे होते हैं उसमें, तो बहुत ध्यान देकर आपको आंसर टिक करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भौतिकता धारणा के तहत निम्नलिखित में से किसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्टली यहाँ पर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जो होते हैं अकाउंटिंग के उनसे रिलेटेड है, और इस तरह से है कि आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे या कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा कि इसकी मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है भौतिक अवधारणा, तो ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दैट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। केवल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करेगा। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी महत्वपूर्णता के बावजूद सभी जानकारी। ओनली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, केवल सकारात्मक। ओनली नेगेटिव, यानी कि केवल नकारात्मक। तो किस तरह की रहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दैट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स। कि जो उपयोगकर्ता हैं उनके निर्णयों को प्रभावित करेगी, वही इन्फॉर्मेशन को हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें दिखाते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखाते। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या सत्य है? इसमें से आवधिक अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होता है? यानी कि जो एक निश्चित अवधि वाली धारणा है उसमें आपकी क्या बात कही गई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम। वित्तीय विवरण विशिष्ट समयांतराल के लिए तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ओनली एट द एंड ऑफ ए बिजनेस लाइफ। वित्तीय विवरण केवल व्यवसाय के जीवन के अंत में तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड व्हेनेवर अ मेजर इवेंट अकर्स। वित्तीय विवरण तब तैयार करे जाएंगे जब कोई घटना घटित होती है। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरवल। वित्तीय विवरण बिना किसी अंतराल के लगातार तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पीरियोडिसिटी है मीन्स कहने क्या है होता है कि एक अवधि निश्चित होती है, उस अवधि के अंत में आपके जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर एक अवधि जो होती है उसका अंतर, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है जहाँ पर अकाउंट्स आप अपने फाइनल तैयार कर लेते हैं, तो उस अकाउंटिंग पीरियड जो है पूरा वो 1 वर्ष की जनरली होती है, उस अवधि के लिए आपके लेके तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो भी पॉइंट कह रहा है एंड द एंड ऑफ बिजनेस, तो एंड ऑफ बिजनेस का मीन्स तो ये हो गया कि जब पूरा बिजनेस समाप्त हो रहा होगा, बिल्कुल अंत में बनाए जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो वाला पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। प्रत्यारोपण अवधारणा के अनुसार राजस्व को मात्रा दी जाती है जब कैश रिसीव नगद प्राप्त होता है, द सर्विस इज परफॉर्म्ड और गुड्स आर डिलीवर्ड, सेवा प्रदान की जाती है या फिर सामान वितरित किया जाता है, द इनवाइस इज इशूड, चालान जारी किया जाता है, पेमेंट इज गारंटीड, भुगतान की गारंटी दी जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोग को करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुकी हूँ, पहले भी इंक्लूड कर चुकी हूँ, तो बहुत ही सिंपल सा है। इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स। लेखांकन मानकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यानी कि क्या पर्पस होता है, किस पर्पस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं। टू प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करना, टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज, कंपनियों की लाभप्रदता सुनिश्चित करना, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अकाउंट, लेखाकारों के कार्यभार को कम करना, टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड, सभी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तभी जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पे रखे जाते हैं, सब ऐसे ही अपना बनाते हैं अपने अकाउंट्स को। तो वहाँ पर क्या है, टू प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वित्तीय रिपोर्ट रखे जा रहे हैं उनके लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which accounting concept requires the expenses be recognized in the same period as the revenues they help to generate? कौन सी लेखांकन अवधारणा ये अवश्य करती है कि व्यय को उसी अवधि में मान्यता दी जाए जिस अवधि में वे राजस्व यानी कि आय उत्पन्न करने में सहायता करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान अवधारणा, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, प्रूडेंस, सावधानी, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ये वाला तो वस्तुनिष्ठता वाली तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ABC पॉइंट में तो कह रहा है कि हम आय और व्यय दोनों को एक ही अवधि में मान्यता दें, यहाँ पर ये बात कही जा रही। तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है जहाँ हम आय और व्यय का आपस में मिलान करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसिस्टेंसी तो अभी आपने समझ ही लिया कि एक जैसे होने चाहिए, उसमें चेंज नहीं हो। जो भी हम लेखांकन नियमों का प्रयोग करेंगे वही लगातार ही प्रयोग करते रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which concept is it assumed that the business will continue to operate in the foreseeable future? किस अवधारणा के तहत ये माना जाता है कि व्यवसाय निकट भविष्य में संचालित होगा? गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिव या फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट? बहुत ही सिंपल सा है, लगातार चलने की बात हो रही है, निकट भविष्य में समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा, गोइंग कंसर्न हो जाएगा, सत्य से अपार अवधारणा होगी। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव कन्वेंशन व्हेन शुड प्रॉफिट बी रिकॉग्नाइज्ड? रूढ़िवाद परंपरा के अनुसार मुनाफे को यानी कि लाभ को कब मान्यता दी जानी चाहिए? व्हेन दे आर रियलाइज, जब वे महसूस होते हैं। व्हेन दे आर अर्न, जब वे अर्जित होते हैं। व्हेन दे आर सर्टेन, जब वे निश्चित होते हैं। प्रोबेबल, जब वे संभावित होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि जो रूढ़िवादी धारणा है वो ये कहती है कि लाभ की बात हो रही है तो प्रॉफिट जब वो निश्चित हो जाए, सर्टेन हो जाए, अभी आपने क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ी थी कि जब सर्टेन हो जाए वैसे तभी उसको हम मानेंगे कि वो हमारे प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, कोई लायबिलिटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर अगर हमको ये उम्मीद है या आइडिया भी है कि भविष्य में हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोविजन पहले से ही कर लेना है। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि व्हेन दे आर सर्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the concept that assumed transactions are recorded at their original monetary value is known as? वह अवधारणा जो मानती है कि लेनदेन को उनकी मूल मौद्रिक मूल्य पर दर्ज किया जाता है उसे कहा जाएगा। मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, मौद्रिक इकाई अवधारणा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यहाँ पर रियलाइजेशन यानी कि वसूली अवधारणा होगी, साक्षात्कार नहीं होगा, जो वसूली अवधारणा है वो हो जाएगी। लास्ट वाला मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान अवधारणा। तो यहाँ पर जो ये कह रही है अवधारणा या ये कॉन्सेप्ट जो कह रहा है कि जो भी हमारे व्यय है, ट्रांजेक्शन है, उनको मूल मौद्रिक मूल्य पर दर्ज किया जाना चाहिए, तो वो कौन सी हो जाती है, वो आपकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट होती है। जब भी मूल लागत की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपकी लागत अवधारणा का आंसर होगा। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मौद्रिक अवधारणा है वहाँ पर क्या होता है, मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें होता है कि जो वही लेन देनों का लेखा किया जाना चाहिए जिनको कि हम मौद्रिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, और जिनको नहीं माप सकते उनको हमें नहीं दिखाना है। ये आपका मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द periodicity concept is most closely associated with which of the following? आवधिकता अवधारणा निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक निकटता से जुड़ी है? टाइम पीरियड्स और विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड? वह समय अवधि जिसमें वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। द मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस टू रेवेन्यूज, राजस्व के साथ व्ययों का मिलान से। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस व्हेन दे आर अफोर्ड, लेन देन को जब होते हैं तब रिकॉर्ड करना। इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर जो आवधिकता अवधारणा है वो किससे ज़्यादा अधिक क्लोजली एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि द टाइम पीरियड ओवर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड।
वो टाइम पीरियड से वो अवधि को बताती है जिसमें कि वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं या फिर रखे जाते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया भी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which accounting standard primarily deals with the presentation of financial statement? कौन सा लेखांकन मानक मुख्य रूप से वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित है? आपको बताना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होते हैं? AS1, AS2, AS3, AS6। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपेयर करना, उसको प्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहला ही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 होता है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भौतिकता अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसी वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि नहीं दिखाना चाहिए, नोट लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन दैट क्लोज नॉट ए इफेक्ट यूजर्स डिसीजंस, ऐसी जानकारी जो उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित नहीं करती। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। आइटम्स आर इमटेरियल इन वैल्यू, जिन वस्तुओं का मूल्य महत्वहीन है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसे हमें नहीं दिखाना चाहिए, तो जो प्रभावित नहीं करती, सीधे सीधे कह रहा है इंफॉर्मेशन जो इफेक्ट ही नहीं डाल रही है किसी तरह यूजर्स के डिसीजन पे, ये वाला पॉइंट भी सही है। बी वाला पॉइंट तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इस स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, तो उसको तो कैसे दिखाया जाता है कि जो प्रभावित करेगी, तो ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। आइटम दैट आर, यानी कि वो आइटम जिनको आप मूल्य, जिनका महत्वहीन है, इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, तो उनको भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ए और सी वाला करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि ए और सी दोनों पॉइंट्स को ही हमें जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें नहीं शो करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको पूरा अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो पूछे जाते हैं वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी सारे कॉन्सेप्ट की अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।